नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर आज गणित के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति को अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसको दो भागों में अपन डिस्कस करेंगे। पहले भाग में अपन संख्या पद्धति के बारे में इंट्रोडक्शन परिचय जो है उसको समझेंगे, जहां इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या क्या होती हैं, भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है, और साथ ही संख्या रेखा जो है उस पर जो है अंकों को, भिन्नों को, इनको कैसे दर्शाते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ से आता है वो है स्थानीय मान का, जो हर साल आपको देखने को मिलता है, और संख्या रेखा वाला प्रश्न। बाकी की जो संख्याएं होती हैं इनकी डिटेल तो आपको ऐसे ही पढ़कर जानी है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको लिख कर आ सकते हो, अन्यथा वहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। मुख्यतः जो प्रश्न होगा वो स्थानीय मान और संख्या रेखा में से आने वाला है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पहले बताऊं कि कहाँ से प्रश्न आता है और नहीं आता है। तो देखते हैं सबसे पहले संख्याओं के बारे में। और संख्याएं जब अपन पढ़ेंगे तो बेसिक डिटेल इनकी हम लेते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है उसे देख लेते हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी जब शून्य की खोज नहीं हुई थी उससे पूर्व संख्याएं एक से शुरू होती थी और कहाँ तक चलती थी, अनंत तक। तो उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा गया, जिन्हें एन से प्रदर्शित, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए कैपिटल एन बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही चलता जाएगा अनंत तक। आगे देखते हैं इसके बाद कौन सी संख्या पढ़नी है। तो वो संख्याएं हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक इसके बाद आता है। तो पूर्ण संख्याओं को देखते हैं, इन्हें कहते हैं होल नंबर। वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो प्राकृतिक थी वो एक से स्टार्ट होती थी, क्योंकि उनमें जीरो नहीं आता था, और जब जीरो की खोज हो गई तो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होने लग गई। अब संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहा गया है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमें इन्हें लिखना होगा तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही अनंत तक लिख सकते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में जो पूर्ण संख्याओं का एक समूह होता है, इस पूर्ण संख्याओं के समूह में शून्य को छोड़ दे तो बाकी सभी जो हैं प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। तो आपसे पूछ ले कि क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल होती हैं, तो आपको बोलना है हाँ, प्राकृत संख्याओं का जो शामिल होना हुआ होता है वो आपके पूर्ण संख्याओं में होता है। तो आपको बोलना है कि पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अगली संख्या के बारे में। तो अगली संख्या जो है उसका नाम है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसा समुच्चय, समूह नहीं है, समुच्चय, दो या दो से जो अधिक समूह हो जाते हैं तो उन्हें हम समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो तो उसे पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इन इंटीजर्स को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, जहां जेड बराबर होगा 0 के दाईं ओर प्लस वाली सभी संख्याएं आ जाएगी और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्याएं आ जाएगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो है अब तक संख्याओं की बात हुई है कि प्राकृत जो 1 से स्टार्ट होती थी, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती थी, और जब माइनस वाली संख्याओं की भी खोज हो चुकी थी उनका भी जो है वर्तमान में जब प्रयोग किया जाने लगा तो इन संख्याओं को पूर्णांक कहा गया। कि माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं, इन दोनों को अगर आपको जमाना है तो आप इनको 0 के दाएं बाएं स्थित कर दीजिए। तो 0 के दाएं बाएं जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। खुद 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। आगे देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं पढ़नी हैं। तो वो हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी पूरी पूरी बार भाग चला जाए, यानी खुद का और एक का भाग तो जाएगा ही सही,
उसके अलावा अन्य संख्याओं का विभाग चला जाता है। जैसे अपन बात करें 4, अब 4 में 4 का भाग भी जाता है, यानी स्वयं का भाग भी जाता है, 1 का भाग भी जा रहा है, इसके अलावा इसमें 2 का भाग भी चला जाता है। ऐसे ही अपन 6 को देखें तो 6 में 6 का भाग भी जाता है, 1 का भाग भी जाता है, और यहाँ 2 और 3 का भाग भी चला जा रहा है। ऐसे ही 8 के बारे में देखें तो 8 में जो है 1 का और 8 का भाग जा रहा है, इसके अलावा 2 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। ऐसे ही 9 देखें तो 9 में 9 का भाग भी जाता है, 1 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जा रहा है। यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भी जिन संख्याओं में भाग चला जाए वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। और भाज्य संख्याओं का एक दूसरा नाम है संयुक्त या यौगिक संख्याएं। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याओं के यानी प्राइम नंबर्स के बारे में। हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसकी जो है मैंने जो PDF बना रखी है आप इसे टेलीग्राम पर प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आपको लिख लेना है इन्हें अच्छी तरह से देख के। तो देखते हैं सबसे पहले कि ऐसी संख्या है जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती, यानी ऐसी संख्या जिसमें खुद का और 1 का ही भाग जाता हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनमें अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है। जैसे अपन बात करें 2, 3, 5, 7, अब इसमें 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 में जो है 1 का और 9 के अलावा 3 का भाग भी जाता है, तो यहाँ 11 आ जाएगा, 13 है, 17 है, 19 है, 23 हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका HCF यानी कि जो मसप होता है वो कितना होता है? 1 होता है। जैसे आपको 2 और 3 का क्या निकालना है? आपको HCF निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 1। बिना सोचे ही आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अभाज्य जो संख्या होती हैं, दो लगातार अभाज्य संख्या या जो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लो आप, उनका HCF कितना होता है? हमेशा उनका HCF 1 आएगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ कि एक संख्या आपने ले ली है 5, एक संख्या आप ले लो 13, इन दोनों में जो है कोई भी संख्या कॉमन नहीं है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, तो इसलिए इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 1। तो किन्हीं भी दो प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है? हमेशा 1 होता है। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, दोनों तरह की काम नहीं करती हैं। एक जो है न तो उसे भाज्य संख्या कहा जाएगा और न ही एक को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह शून्य जो है वो न तो सम संख्या मानी जाती है और न ही विषम संख्या। इसीलिए देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 2। ऐसे ही सबसे छोटी और सम संख्या जो अभाज्य होना चाहिए वो भी कौन सी है? 2 है। या एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो भी कौन सी है? सिर्फ 2 है। आगे देखते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर 2 को छोड़ दें तो विषम में आने वाली सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 होती हैं। आगे देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए, तो कौन सी है? एक जो है न तो अभाज्य है न ही भाज्य है, 3 जो है 2 जो है अभाज्य हैं, 3 जो है अभाज्य हैं, तो 4 क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी या सबसे पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। 9 जो है 9 में 1 का भाग भी जाता है, खुद 9 का भाग भी जाता है और 9 के अलावा 3 का भाग भी इसमें चला जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि 9 जो है एक क्या है? भाज्य संख्या है जिसमें 1 का भाग, 9 का भाग और 3 का भाग भी चला जाता है। तो 9 एक ऐसी संख्या है सबसे पहले आने वाली जो एक भाज्य संख्या भी है। आगे देखते हैं जो हर साल यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जिस टॉपिक से, उसका नाम है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान होता क्या है इसको समझ लेते हैं। स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी अंक का वह मान जो स्थान विशेष के लिए लिखा जाए। कोई अंक जो है उस अंक का पर्टिकुलर स्थान पर जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। अगर उसका स्थान बदल दिया जाए तो उसका जो है मान बदल जाएगा, इसलिए इसको प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है 53,276 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। तो मैं आपको यहाँ पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर शून्य किसी भी स्थान पर हो, शून्य की अगर मैं बात करूं, शून्य चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख किसी भी स्थान पर हो, शून्य का स्थानीय मान हमेशा कितना होता है? शून्य ही होता है। क्योंकि शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त होगा। इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा
बता दिया है। परंतु अगर इन अंकों में अपन सभी अंकों का स्थानीय मान देखें तो क्या आ जाएगा, जैसे 6 जो है वो इकाई के स्थान पर स्थित हैं, इसलिए जब 6 को इकाई यानी 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 का स्थानीय मान 6। ऐसे 7 को देखें तो 7 जो है दहाई यानी कि 10 के स्थान पर हैं, और 7 को 10 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 70। ऐसे 2 जो हैं वो सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर हैं, तो 100 को 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा स्थानीय मान, 200। ऐसे 3 जो हैं वो 1000 वाले स्थान पर हैं, तो उसे 1000 से गुणा करने पर 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 3000। ऐसे 5 को देखें तो वो 10,000 वाले स्थान पर हैं, और जैसे ही 5 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 50,000 आ जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से आप स्थानीय मान निकालते हो कि स्थान को देख लो और उनके स्थान को उनके अंक से गुणा कर दो, तो क्या निकल जाएगा, स्थानीय मान निकल जाएगा। और एक प्रश्न जो काफ़ी बार स्थानीय मान से रिलेटेड है और काफ़ी बार पूछा गया है वो है कि कोई बालक है, कोई बच्चा जो है एक संख्या को वैसा नहीं पढ़ पाता है जैसा वो लिखी गई है, तो यहाँ शिक्षक क्या मान सकता है कि क्या कारण है कि वो सही नहीं बोल पा रहा है। तो इसका भी जो है स्थानीय मान ही आंसर होता है कि बच्चे के जो मस्तिष्क हैं वहाँ स्थानीय मान की अवधारणा, उसका जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है। उसको ये पता नहीं है कि 9 जो है इकाई हैं, 0 यहाँ दहाई के स्थान पर है, और 3 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, और सैकड़ा वाले स्थान को 100 से प्रोनाउंस किया जाता है, तो 300 और 9 इसको सही बोलना चाहिए था, परंतु वो इसको क्या बोल रहा है, 39 बोल रहा है। तो यहाँ वो मिस्टेक कर रहा है। इसके साथ हो सकता है कि जो संख्या आपको दी गई है 309, इसमें जो शून्य हैं उसको सही कैसे बोला जाए, सही उसका अर्थ उसे पता नहीं है, या उसको वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है कि शून्य को दाएं बाएं जमाने पर उसका प्रयोग कैसे होता है, तो वो भी बालक को पता नहीं है। तो ये 2 मुख्य कारण होते हैं, या तो शून्य का प्रयोग नहीं आ रहा है, या फिर स्थानीय मान की अवधारणा बच्चे के बालक के मस्तिष्क में क्लियर नहीं है, इसलिए ये जो है मिस्टेक होती हैं। तो स्थानीय मान से संबंधित ये 2 तरह के प्रश्न आते हैं, जहाँ आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि इस प्रश्न में इनका स्थानीय मान बताओ, या फिर जो है स्थानीय मान से संबंधित अवधारणा के प्रश्न कैसे आते हैं। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब सर्वाधिक बार और हर साल, हर दूसरे साल ये प्रश्न आता है कि संख्या रेखा पर भिन्नों को या दशमलव को प्रदर्शित कीजिएगा। तो जैसे ही अपन बात करें कि 2000 BSTC 2017 में प्रश्न आया था 5/7 को आपको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि संख्या रेखा बाद में बनाना है, सबसे पहले आप उसकी वैल्यू देखिए कि 5/7 की वैल्यू कितनी है। तो 5/7 की वैल्यू है 0.7। अब 0.7 आप जानते हो कि 0 और 1 के बीच में आता है। कहाँ आता है, 0.7 जो है 0 और 1 के बीच में आता है। अब ये जो बीच में मैंने लाइनें बना रखी हैं, इनको आप कैसे बनाओगे, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर, इस 0 से लेकर 1 के बीच में उतने खंड बना लेने हैं जितने कि आपका हर हैं। तो हर में कितने खंड हैं, 7। 7 में से एक खंड और ये दूसरा, ये तो आपको पहले से दिए हुए हैं। तो अब इन दोनों के अलावा कितने खंड बचे हुए हैं, तो आपको 7 बनाने हैं, तो 2 बना लिए, तो 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 खंड आपने बना लिए हैं। अब स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ स्टार्टिंग से लेकर 5वें वाले जो खंड हैं उस पर चलना है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा और 5वां। तो 5वां खंड ये हमें ये प्राप्त हुआ, इसलिए हमने इस खंड को कितना कह दिया, 5/7। मैं वापस बता देता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले जितना हर होता है उतने आपको खंड बनाने हैं। तो आपने 7 खंड बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। तो 7वें में से आपको कौन से चलना है, 5वां खंड। तो 5वां खंड कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये 5वां खंड जो है आपका कितना हो जाएगा, 5/7। इसी प्रकार 2018 में भी प्रश्न आया था कि 1/8 और 2/9 इनको संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो सबसे पहले आपको 1/8 की वैल्यू देखनी है कि कितनी होती हैं। तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 के बीच में होगा। अब आपको क्या करना है कि हर में जो है आपके 8 लिखा हुआ है, यानी कि 8 खंड आपको करने हैं। तो आपने 8 बराबर भागों में बांटा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8, तो 8 बराबर खंड हो गए। इनमें से कौन सा खंड है, पहला वाला। तो पहला वाला यहाँ मिलेगा आपको, और इसी को आप क्या कह दोगे, 1/8। ऐसे देखते हैं कि 2/9 को कैसे प्रदर्शित करें। तो 2/9 बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसकी वैल्यू देखनी है, कितनी है, 0.2, यानी 0 से 1 के बीच में है। तो अब आपको 0 से 1 के बीच में कितने खंड बनाने हैं, जितना आपको हर दिया हुआ है। तो हर कितना दिया हुआ है, 9, तो 9 खंड बनाने हैं। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नवा। और 9 में से कौन सा खंड है? 2, दूसरे नंबर वाला। तो ये दूसरे नंबर वाला खंड आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया? 2/9। और इसी प्रकार कोई सा भी प्रश्न हो, सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए कि किससे किसके बीच में है, और जितने आपको हर दिए जाते हैं उतने खंड बना लीजिए, और अंश को आप ऊपर दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा को दर्शा सकते हो। और दोस्तों आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ताकि हम जो है कल वाले वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। और कल वाला वीडियो भी जो है संख्या रेखा से संबंधित हैं, परंतु वहाँ भिन्न दशमलव इनको अपन डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं कि स्थानीय मान जो है वो कैसे निकाला जाता है, और संख्या रेखा, ये जो मैंने आपको अभी बताया है, संख्या रेखा कैसे निकाली जाती हैं, संख्या रेखा पर भिन्न कैसे दर्शाई जाती हैं, वो आपको पता लग गया होगा।